हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। विजन आईएएस 2020 पीटी 365 सोशल इशू को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हमने वुमेन एंड चिल्ड्रन को देख लिया था। ठीक है, और अदर वुल्नरेबल सेक्शन का भी आपको लेक्चर मिल चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज द एजुकेशन। And in this education section, we are going to discuss draft national education policy, then school education quality index, then PISA test. That is the most important article. ठीक है, and after that we are going to discuss annual status of education report. ठीक है, ये 2019 की रिपोर्ट आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन। ठीक है, इक्यूब हो गया। ठीक है, नीट का जो एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर द टेक्नोलॉजी, देन आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, देन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमनेस, एंड देन स्टडी इन इंडिया एंड क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टोटल इसके अंदर 11 आर्टिकल्स है। तो चलिए देखते हैं कि कितने आर्टिकल आज के लेक्चर में हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर से रिलेटेड, अगर कोई भी इश्यूज है, ठीक है, कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो वो आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या फिर हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके का और लेक्चर लेके आएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन तो हमारा पॉइंट आ जाता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में हम देखते हैं क्या देखेंगे। पहला आर्टिकल है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, जो है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो बिफोर दैट मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि कमिटी रिसेंटली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है। डॉक्टर की कस्तूरी रंगन ने यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करी है। इनकी एक कमिटी है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को ड्राफ्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एजुकेशन जो मतलब एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है सेंट्रल लेवल पे कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें अगर हम मैं बात करता हूँ तो इसके पहले क्या कुछ एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो ये हाँ, इसके पहले भी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं तो दो एजुकेशन पॉलिसीज इसके पहले आ चुकी हैं। पहली आई थी 1968 के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आई थी 1986 के अंदर। ठीक है, तो 68 और 86 आप तो रिवर्सिबल है, इसको याद रख सकते हैं, जिससे मॉडिफाइड किया गया था 1992 के अंदर। तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो 1968 1986। अब हम देखेंगे 1986 के अंदर क्या क्या एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी थी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं फटाफट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जूम करके चीज़ों को अच्छे से समझाते हुए चलता हूँ, जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड द प्रोग्राम एक्शन 1982। 1982 में प्रोग्राम एक्शन आया था, और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी हमारी 1986 के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका सबसे पहले आपको याद रखना मेन ऑब्जेक्टिव। जब भी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ने जाएं तो आपको एक सीरीज में याद रखना होगा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले 80 जो हमारा 68 में आया था, फिर 86 में आया था। 68 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिसेंटली वाला जो प्रीवियस वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके अंदर ऐसे क्या कमी रह गई थी कि हमने उसको सॉल्व करने के लिए 2019 की पॉलिसी, नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका जो पॉलिसी का मेन एजुकेशन था 1986 का। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करना, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करना। ठीक है, जिससे कि ऑल स्टूडेंट, मतलब कोई भी कास्ट के बेसिस में, सेक्स, क्रीड, रिलीजन के बेसिस में एजुकेशन से मतलब दूर ना रह पाए। ठीक है, हर हर जो सेक्शन के हमारे सोसाइटी के अंदर, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन सबको एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना आपको। ठीक है, उनसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पे कंपेरिजन ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का ऑब्जेक्टिव का, ये आपको कंपेयर करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि आखिर क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो 1986 में है, और सॉरी 1986 में नहीं थी, 2019 में लेके आए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर सबसे पहले तीन पार्ट्स में आपको याद रखना है। पहला पॉइंट एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी एजुकेशन, और थर्ड नंबर पे हायर एजुकेशन। ठीक है, हमने तीन यहाँ पे
इस तरीके से पॉइंट बना लिए, अब तीनों पॉइंट को हम समझेंगे अच्छे से। एलिमेंट्री एजुकेशन के क्या अंदर क्या है, यूनिवर्सल एसेस एंड एनरोलमेंट। मतलब सबसे पहले एलिमेंट्री बेसिस में हम देख रहे हैं कि एनरोलमेंट हो, मतलब एजुकेशन के अंदर लोग पार्टिसिपेट करें, मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाना तो पहले स्टार्ट करें, मतलब इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है, याद रहेगा आपको। यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। मतलब ये कि आपने भी देखा होगा कि अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी होंगी, अगर आप गांव वगैरह कभी गए हैं, विलेजेस में अक्सर ये ज्यादातर होते हैं, ठीक है, पहले तो शहर में भी होता था 1986 के टाइम में, लेकिन आजकल भी ये चीज विलेज में है कि बच्चे जो है एजुकेशन के लिए मतलब जाते तो हैं, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन, ठीक है, लेकिन वो बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते, तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट काफी ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको कम से कम 14 इयर्स की एज तक तो वो कम से कम एजुकेशन अडेप्ट करें, वो स्कूल जाएं, ठीक है। और तो ये हमारा यहाँ पे एक मोटिव हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इनेबल ऑल चिल्ड्रन अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। कि मतलब जो भी 14 ईयर्स तक की जो एलिमेंट्री हम जिसे कहते हैं, ठीक है, एक पहले बेसिस में, तो एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी एक सस्टेनेबली होना चाहिए, सस्टेनेबली इंप्रूवमेंट की ओर चलना चाहिए, कि हम डे बाय डे अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, जिससे कि बच्चों के एनहेंसमेंट हो, क्वालिटी वहाँ पे इम्प्रूव हो, ठीक है। हमने डिटेल में देखा एलिमेंट्री एजुकेशन 1986 के अंदर क्या था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। एफर्ट्स टू मेड द प्रोवाइड अ कंप्यूटर लिटरेसी, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर की लिटरेसी को बढ़ाना, ठीक है। कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दौर जो है डिजिटल दौर है, ठीक है, हर जगह डिजिटल लिटरेसी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जो पहले के लोग जो पढ़े हुए थे, आप लोगों के अगर कोई रहे होंगे दादाजी लोग, ठीक है, तो उन्हें आप इतने अच्छे से मोबाइल चला लेते हैं, आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे वो अच्छे एक्सपर्ट हो गए मोबाइल में चलाने में, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अप्रोक्स से ज्यादातर दिखा गया कि वो लोग नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। तो उससे ही हम कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब डिजिटल लिटरेसी। तो उस चीज की थोड़ा सा कमी है यहाँ पे, तो उसको इन्हेंसमेंट की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स बढ़ाए जाएं, ये सारी चीजें दी गई। हायर एजुकेशन की और चलते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया, शुड प्रोवाइड द पीपल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चर मोरल स्पिरिचुअल इश्यूज। जो भी इस तरीके से इश्यूज निकल के आते हैं, जैसे सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक कल्चर, ठीक है, किस तरीके से उनको आगे काम करना है, सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं हायर एजुकेशन के अंदर। कि यार भैया आप पर्टिकुलर किस फील्ड के अंदर आगे अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक वे में, कि आप मैथ्स लेके आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, ये किस जगह पे आप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वो सारी फील्ड में हायर एजुकेशन के अंदर बताया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 1986 की पॉलिसी। अब देखिए क्या रीजन रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि क्या आखिर ऐसा क्या रीजन रह गया था, आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो पढ़ा एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर हमने सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ा, फिर हमने हायर हायर एजुकेशन पढ़ा, तो इन तीनों एजुकेशन के अंदर क्या ऐसा पॉइंट्स रह गए हैं कि जिसकी वजह से हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो रीजंस को हम फटाफट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीजन फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या डिमांड यहाँ पे निकल आ रहा है, चेंज डिमांड ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। कि क्या हो रही, आजकल की इकोनॉमी क्या हो रही, चेंज हो रही, मतलब सबकी जो नॉलेज की इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, टाइम टू टाइम क्या हो रही, चेंज हो रही, मतलब कि एम्फेसिस हो रहे हैं, जैसे कि न्यू स्किल्स, ठीक है, रेगुलर बेसिस में आपको नई चीजें सीखना पड़ रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया या कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, अब कॉलेज के बाद भी आपको सीखना पड़ रहा होगा, कुछ टेक्निकल चीजें हो गई, कुछ नई चीजें आ गई हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर एक जगह टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसके साथ साथ आपको चीजें क्या हो गई, लर्न करना पड़ रही थी, इस बेस से चेंजेस लाने की जरूरत हो गई, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या, नैरो टाइम लैग बिटवीन द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। अब जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम है, पर्टिकुलर जो स्पीड, मतलब एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बहुत ही स्पीड में चेंज हो रही है। पहले ऐसा होता था कि यार चलो ठीक है 10-10 साल या 15-15 साल में हमारी बुक्स चेंज होती थी या वो होता था, लेकिन अब ये हो रहा है कि आपको देखने को मिलता होगा कि आप 2019 का करिकुलर एक्टिविटी देखिए, 2020 में कुछ और आ जाता है। मतलब पर्टिकुलर इतनी स्पीडली में चीजें चेंज हो रही है, न्यूक्लियर से लेके हर एक चीज जो है डाइवर्स हो रही है, हर एक जगह रिसर्च चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें जो हो गई, इंजीनियरिंग की ब्रांचेस वगैरह हो गई, बहुत ज्यादा इसमें वाइड हो रहा है। तो अब बहुत ही चीजें क्या हो रही है, स्पेसिफिक होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लाने की जरूरत पड़ गई है, ठीक है।
थर्ड नंबर पे क्या है, स्मॉल विंडो ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि छोटा विंडो रहता था जिसके अंदर मतलब छोटे छोटे लोग यहाँ पे 20 साल तक एक्सपेक्ट टू लास्ट हो तो ओनली 20 ईयर्स लग जाता था, ठीक है, डेमोग्राफी डिविडेंड के अंदर। तो उसके अंदर भी हमको करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अलाइनमेंट विद द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारे एसडीजी गोल्स हमने रखे हैं तो उसको भी हमें फुलफिल करना है। तो ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को हमें प्रमोट करना है, ऐसी एजुकेशन को लेके आना है जिससे इंश्योर होता है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले, प्रमोट हो लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, 2030 तक कि सभी को एजुकेशन मिल पाए और सभी इस तरीके से एजुकेट हो पाए कि वो अपनी ज़रूरतों और जो भी एसडीजी के गोल्स हैं उन्हें उनके ऊपर वर्क कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट वही है, ठीक है। अब हम कुछ न्यू की रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है की रिकमेंडेशन, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे की रिकमेंडेशन ऑफ ड्राफ्ट पॉलिसी, जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसके कुछ की रिकमेंडेशन। तो पहला है स्कूल एजुकेशन, ठीक है। स्कूल एजुकेशन के अंदर आ जाता है ACCE। देखिए काफी डिटेल में हम डिस्कस कर लें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में एजुकेशन मतलब एक तरीके से एडमिशन लेता है उस टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, तो डेवलप अ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें फ्रेमवर्क करिकुलम जो है तैयार किया, जैसे कि टास्क दी जाएंगे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे कि पहला होगा 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, 0 to 3 years, ठीक है, आपको याद रखना है ये डेट, ठीक है। और फिर एक है 3 to 8 years। तो ये आपको कैटेगरी, दो कैटेगरी बनाई गई है। तो 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज तैयार की जाए, ठीक है, उनको अलग तरीके से उनको सारी चीज दी गई, वो एनसीईआरटी को चीज दिया गया है कि वो वहाँ पे इस तरीके से पैटर्न चेंज करे, वो बनाए, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों की अब आज की बुक्स जो देखे होंगे तो बहुत ही चेंज हो गई है, ठीक है। आपने जो पढ़ा होगा अपने लेवल पे और आज की जो बुक्स है बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमें करने की जरूरत है। स्ट्रेंथनिंग द फैसिलिटी, हमें फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, जैसे कि लोकल लेवल पे एक्सपेंशन हो रही है, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह हो गए गाँव वगैरह में, ठीक है। और जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं सी, तो यहाँ पे प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स हमें चाहिए, कि ऐसा क्वालिफाइड एजुकेटर चाहिए जो उन्हें एजुकेट कर पाए, ठीक है। जो एक बेसिक लेवल में उनका जो एक तरीके से बेस होता है उसको मजबूत कर पाए, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। फटाफट हम देख लेते हैं अब, डिजाइन लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट हमें तैयार करना है कि उनका जो इंटरेस्ट है एजुकेशन में वो बढ़े, ठीक है। साइंटिफिक वे में आप उन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीज़ों को दिखाएं जिससे वो उनको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। साइंटिफिक वे में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक्सपर्टाइज करे, ठीक है। आर्किटेक्चर वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह, उनको हर एक चीज़ में एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ आरटीआई टू इंक्लूड सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसमें नेक्स्ट दिया है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसके अंदर बताया गया इंक्रीज फोकस किया गया। सेकंड नंबर रेमेडीज इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्राम, नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहले हम इंक्रीज फोकस से स्टार्ट करते हैं। डेडिकेटेड मैथमेटिक्स और रीडिंग हावर एवरीडे वीकली इवेंट्स करवाए जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल स्पेशल सबको असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे डे टू डे लाइफ के, ठीक है। और रिमेडीज इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसके अंदर इंस्ट्रक्टर आएंगे लोकल कम्युनिटी से, ठीक है, फॉर्मली जो हेल्प करेंगे स्टूडेंट को जो कि पीछे फॉल बिहाइंड हो, मतलब एक तरीके से जो पीछे रह गए स्टूडेंट उनको आगे लाने की, कि उनका जो है मतलब एक तरीके के अंदर का वो मतलब एक बोलता है ना कि आपका डिमोटिवेट हो गया तो उन्हें मोटिवेट करेंगे बार बार, ठीक है। तो वो हो गया नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से बताया जाएगा हर स्कूल में से उनको ट्यूटर जैसे काम करवाया जाएगा। पर्टिकुलर मतलब यहाँ से कि जो अपने से छोटे स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो उनको पढ़ा सकते हैं या अपनी जो जो भी उन्होंने लर्न किया है वो उसको उनको सिखा सकते हैं, इसलिए उनका क्या होगा वो भी उनकी भी एनहेंसमेंट होगी, ठीक है, लर्निंग स्किल्स। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट फॉर ओनली फॉर द पीटी परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फॉर द मेंस परस्पेक्टिव। तो मेंस परस्पेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं री इंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट। जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो गैप जैसे स्टार्टिंग में स्कूल स्टार्ट किया और फिर जो है उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, तो उनको इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएगी, हॉस्टल सिक्योरिटी इस तरीके से, ठीक है, टैकल किया जाएगा। उनको फिर से स्कूल और यहाँ पे चांस दिया जाएगा कि स्कूल के अंदर आए वो और अपना लॉन्ग टर्म और जो भी बचा हुआ है उसे फुलफिल करे। तो ये एक बनाया गया, ठीक है। करिकुलम एंड पेडागोगी यहाँ पे तैयार किया गया, जैसे 5+3+3+4, मतलब इस तरीके से इतने सालों में शुरू की 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल, इतने में आपकी
कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया गया। तो 5 साल क्या डिजाइन किया गया है, फाउंडेशनल स्टेज, मतलब शुरू के जो 5 साल होंगे आपके क्या होंगे, फाउंडेशनल स्टेज रहेगा, जिसके अंदर उसको डिवाइड किया गया है 3 इयर्स में, ठीक है। और 3 इयर्स तो प्री प्राइमरी स्कूल रहेगा, देन ग्रेड 1 और 2, ठीक है। और फिर इसके बाद जो 3 साल होगा, जो 5+3 में, तो 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा, इसमें ग्रेड 3, 4, 5 रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके अंदर फिर 3 इयर्स आ जाता है, इसके अंदर मिडिल स्टेज रहेगा, जिसके अंदर ग्रेड 6, 7 और 8, ये देखिए पूरा फुल तरीके से डिवाइड किया गया है। फिर 4 इयर्स आ जाएगा लास्ट में, जो हाई स्टेज रहेगा, आप 12th तक की जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को, करिकुलम को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और बहुत ही अच्छे से ये किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे करिकुलम का जो लोड है उसको रिड्यूस किया गया है, एक्सपर्टाइज की ओर बढ़ रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज मिले, ठीक है, हॉलिस्टिक वे में डिस्कशन हो, ठीक है, लर्निंग एनालिसिस, ऐसा एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो, ठीक है, चीज़ों को डिस्कशन हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर आउट, तो चीज़ों को हर स्टूडेंट जो है सीख पाए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ाई जाए कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहे, कि अगर पर्टिकुलर उसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगा, उसने चूज कर लिया, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आ रहा या प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हायर एजुकेशन की ओर। तो ये तो हमने अपना स्टार्टिंग एजुकेशन देख लिया, अब हम मूव करते हैं हायर एजुकेशन की ओर, क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन है, फिर एजुकेशन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन है, ठीक है, फिर टीचर मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर हमारे आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो अगर देखिए इसको पढ़ने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन एजुकेशन के ऊपर पूछ लिया जाता है, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, और आपसे एक थॉट पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आपकी डेवलप हो रही थॉट प्रोसेसिंग, कि आप किस तरीके से, अगर आप किसी स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं या पर्टिकुलर कोई अपनी बात को रखना चाहते हैं कि यार एजुकेशन, काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी नहीं है, ये है वो है, तो आप आपसे अगर सॉल्यूशन कभी कोई पूछता है तो आप क्या सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ से आप इन चीजों को सीखिए कि आप इस तरीके से सॉल्यूशन वहां पे दे सकते हैं जो एक रियल बेस्ड सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवाई फायर हो रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है रियल बेस्ड हमारा सॉल्यूशन। तो हायर एजुकेशन में आपको देखना है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, मोर लिबरल एजुकेशन को रखेंगे, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट को रखेंगे, और रिसर्च को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या दिया गया है, मल्टी डिविजनल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम अक्रॉस द डिसिप्लिन, ठीक है। इसके अंदर न्यू इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर किया जाएगा, 3 काइंड के इंस्टीट्यूशन होंगे, पहला टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी होंगी, जो कि रिसर्च और टीचिंग में फोकस करेंगे कि किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, किस तरीके से हमें टीचिंग के अंदर इनोवेशन लेके आना है, ठीक है। और टीचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइमरी फोकस होगा हाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स के ऊपर फोकस होगा, कि टीचर्स के जो कंट्रीब्यूशन है उस तरीके से कैसा बढ़ाया जाए, कैसे टीचर्स को फीडबैक दिया जाए, किस तरीके से इन्हेंसमेंट किया जाए, टीचर की क्वालिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कि टीचर जो है आपको अच्छे से चीजों को बहुत अच्छे से समझा पाए, ठीक है। आपके जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, चीजों को रिलेट करते करते आपको समझा पाए, ठीक है। ये चीज याद रखना है, टीचर्स की यूनिवर्सिटीज रहेगी। थर्ड नंबर पर कॉलेजेस, जो कि ऑलमोस्ट फोकस होगा एक्सक्लूसिव गोल ऑन हाई क्वालिटी टीचिंग, कि आप कितने हाई लेवल पे आप चीजों को कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं, एक दे सकते हैं, एक हाई लेवल टच दे सकते हैं कॉलेज के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करवाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर चेंज की जाएंगी, ठीक है। मोर लिबरल एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा बहुत ज्यादा क्या है, अभी एक तरीके से आप कह सकते हैं लिबरल नहीं है, अब हम उसको लिबरल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कि कॉमन कोर करिकुलम जो है सभी स्टूडेंट लेते हैं, जैसे कि एक चैलेंज चला था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक पहले चला था कि आप, हम 10th में आते थे कि भैया हमको कॉमर्स लेना है या आर्ट्स वो लेना है, साइंस लेना है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस साइंस करते थे, फिर इंजीनियरिंग, और आजकल देख रहे होंगे कितने ज़्यादा, मैं ऐसा पर्टिकुलर किसी को बोल नहीं रहा हूँ, पर ऐसा हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता था, हम बिना सोचे चीज़ों को ले लेते थे, या सोचे चलो ठीक है इसमें स्कोप होगा या कुछ होगा, हम अपना इंटरेस्ट नहीं देखते थे कि यार हम किसी भी फील्ड में जाके कर सकते। तो यहाँ पे वो चीज़ की बात की जा रही है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, उसमें लिबरल आर्ट्स किया जाएगा, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहेगा कि यार आपको पसंद पर्टिकुलर नहीं आ रहा। अभी ऐसा होता है कि यार पर्टिकुलर एक स्टूडेंट अगर घुस गया है, ठीक है, इंजीनियरिंग में घुस गया है, अगर पर्टिकुलर उसको 1 साल बाद पसंद नहीं आया, तो उसको लगता है, फिर उसको छोड़ने में प्रॉब्लम जाती है, वो सोचता है कि यार 1 साल तो अब हो गया मेरा, 1 साल बर्बाद जाऊंगा। तो वहां पे ये चीज ऑप्शन अवेलेबल है कि यार वो एग्जिट कर सकता है, उसको नहीं पसंद आया तो वो किसी और फील्ड में भी जा सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इंडिविजुअल लिबरल आर्ट्स वगैरह या मल्टी डिविजनल लिबरल आर्ट्स यहाँ पे ये किए गए। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्टिमल लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, NHEQF तैयार किया जा रहा है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है आउटलाइन तैयार कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, आपके असेसमेंट को डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको जज नहीं किया जाएगा, पर्टिकुलर आपके स्कोर पे आपको जज नहीं किया जाएगा कि आपके स्कोर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, कि उसके बेसिस में आपको जज किया जाएगा। आपके इंटरनली डेवलप हो पा रहे हैं या नहीं, आप कुछ नया सीख पा रहे हैं या नहीं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी और ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हमने कोशिश किया था लाने के लिए, पर उसमें भी इतना अच्छा हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। रिसर्च के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर फाउंडेशनल कोर्स के अंदर क्या रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको पर्टिकुलर मेंटर रहेगा और कैपेसिटी क्वालिटी यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेनली 4 डिवीजन किए गए हैं साइंस के ऊपर, ठीक है, रिसर्च करने के लिए ऊपर, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज के अंदर रिसर्च करने के अंदर, और आर्ट और ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या रिसर्च हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी के लिए अलग अलग एक डिवीजन बनाए गए हैं कि जिसके अंदर रिसर्च होगी, पर्टिकुलर स्टूडेंट जा सकता है इसके अंदर रिसर्च करेगा। ठीक है, उसे जो अच्छा लगता है उस बेसिस में। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन। तो इसके अंदर एक जर्नल है, स्कूल है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तीनों लेवल पे है। जर्नल क्या है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, RSA, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, RSA। ठीक है, बाय हार्ट याद रखना है। जैसे हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। देखिए मैंने बताया था ना कि जो बॉडी को प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड करते हैं या होम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य शिक्षा आयोग है, जो राज्य शिक्षा आयोग को चीफ मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है और स्टेट लेवल पे कौन है, राज्य शिक्षा आयोग यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, डेवलप इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूट करेंगे। ठीक है, अपने एजुकेशन के विजन को क्या जो हमने एजुकेशन का विजन रखा है वो प्रॉपर फ्रेमवर्क में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें ये लोग करेंगे। ठीक है, स्कूल के अंदर क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, एक पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक स्कूल कंटीन्यूअस जी है ज्योग्राफी ऑफर किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसा आपको स्टेज पर प्रोवाइड करवाया जाएगा जहां आप जाके एजुकेशन को ले सकते हैं, तो वहां पे सारी चीजें देखी जाएंगी कि यार हाँ आपके पास प्ले ग्राउंड्स हैं कि नहीं है, लेब है कि नहीं है, तो सारी चीज़ें ज्योग्राफी बेस में सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, सेपरेट रेगुलेटरी फंक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन सच एज द पॉलिसी मेकिंग, स्कूल ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, पॉलिसीज जो हमने बोला वो ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ईच विल प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पब्लिक प्राइवेट स्कूल, तो सबका जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, सबका एक स्टैंडर्ड रखा जाएगा। अभी क्या हो रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा, अब सबका एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करके चलना होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल तैयार किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, जो स्कूल सिस्टम को सभी तो सबके ऊपर क्या रखेगा, नजर रखेगा एक तरीके से। ठीक है, एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क एक तैयार किया जा रहा है, तो काफी अच्छा हमारा एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए मैं काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं हायर एजुकेशन की ओर। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या किया जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट जो भी हो दोनों में से, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होंगे वो भी इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा होंगे। ठीक है, एपेक्स बॉडी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ऑटोनॉमी रहती है, और इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार होगा, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे ये तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टीचर मैनेजमेंट। अब हम देख लेते हैं टीचर मैनेजमेंट। अब टीचर मैनेजमेंट के अंदर क्या तैयार किया जाएगा कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो मेरिट बेसिस में स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाएगी, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, टीचिंग प्रोफेशनल वगैरह होते हैं। ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स है, जो भी इस तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में जाने जाता है, मतलब आने आने वाले हैं, ठीक है, या फिर आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी दिया जाएगा, ये सारी चीज़ यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पैरा टीचर के नाम से जिसे शिक्षक कर्मी हम कहते हैं। ठीक है, ऑल पैरा टीचर मतलब जो भी शिक्षक कर्मी हैं। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री विल स्टॉप बाय 2022, तो ये यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, टीचर विल नॉट अलाउ टू पार्टिसिपेट इन नॉन इन टीचिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी टीचर है, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कभी कभी स्कूल में आपने देखा होगा गांव वगैरह के स्कूल में कि बच्चे वही स्टूडेंट टीचर जो पढ़ा रहे हैं वही खाना वगैरह पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, मिड डे मील वगैरह, तो अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। जो स्टूडेंट जो टीचर यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हैं, मतलब पढ़ाने के लिए आए हैं, वो सिर्फ उसमें फोकस करेंगे जिससे वो क्वालिटी को इन्हेंस कर पाए, ना कि कुकिंग और मिड डे मील बनाने में इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पे मिनिमम जो है 50 आवर का उनको एक तरीके से यहाँ पे करना होगा, एक जो एक ट्रेनिंग टाइप का आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हर साल 50 घंटे की उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जैसे होते थे ना कि टीचर ने पढ़ाना तो शुरू कर दिया लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, चेंजेस उनको समझ में नहीं आ रहे, जो पर्टिकुलर टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं तो उनको भी सीखना जरूरी, तभी तो वो बच्चों तक डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है 150 आवर्स की ट्रेनिंग, ठीक है, एक साल का, हर साल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे एक तरीके से सिमिलर इंट्रोड्यूस किया गया है HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा, कौन परमानेंट एम्प्लॉय है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, कौन पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सभी जो टीचर उनका डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह यहाँ पे रखे जाएंगे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। जो सेटअप वर्चुअल लेबोरेटरीज हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, वो हम इंटरनेट के माध्यम से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम ऑटोमेटिक सेटअप करवा रहे हैं, तो ये सारी पॉइंट्स इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो अगर नहीं है, जैसे पूछ अगर अभी एग्जांपल ले कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है, ठीक है, मतलब इसका टाइम जो है वो लैग नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा इसका एक फायदा हो सकता है, ठीक है। स्कूल की टेक्नोलॉजी को, इस स्कूल के करिकुलम को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है कि सारी चीज़ों को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हो जाता है, कंप्यूटर इफेक्टिव सारी चीज़ें को हम इंटीग्रेट करके एक लेके आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेशनल रिपोजिटरी एजुकेशन डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, सेटअप किया गया था जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, सारे टीचर्स के रिकॉर्ड, सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, ठीक है, और उसको एक्सेस किया जाएगा, तो ये सारे पॉइंट जो होगा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी, और आई थिंक आपको ये क्लियर होगा होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल को मूव करते हैं जो हमारा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि ये हमारा सेकंड एडिशन है, ठीक है। SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा रिलीज हुआ, ये अभी हमारा कौन सा है, सेकंड एडिशन है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इंडिया के अंदर नीति आयोग के द्वारा ये इसको रिलीज किया जाता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाउ अगर आप देखिए एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो हमारा किस लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो वो एजुकेशन आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर, पहले ये हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, लेन देन हमने उसको क्या कर दिया, कंकरेंट लिस्ट के अंदर कर दिया, ठीक है। अब वो हमारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखना है आपको, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने पहले वो जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, ठीक है, एजुकेशन, तो हमने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गए सारे पॉइंट। सेकंड एडिशन की रिपोर्ट है, नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है, स्टेट लिस्ट के अंदर पहले आता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर हमने उसे कंकरेंट लिस्ट के अंदर मूव कर दिया, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। इससे डेवलप किया गया है नीति आयोग द्वारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटर में हमारा कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट इस तरीके से नहीं है, तो वो कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, HRD मिनिस्टर। और स्टेट यहाँ पे यूटीज वगैरह जो हो गई, और उसके साथ वर्ल्ड बैंक सेक्टर के एक्सपर्टीज वगैरह जो हो गए, ये सारे मिलके इस SEQI को रिलीज करे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंडेक्स एंड लेबल करते हैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द स्टेट एंड यूटी, फोस्टर स्पिरिट कॉम्पिटिटिवनेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब किस तरीके से एजुकेशन के लेवल को हम स्टेट के अंदर बढ़ा रहे, कौन सा स्टेट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन के अंदर, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है, किस तरीके से वो कॉम्पिटिशननेस को बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाती है। इस इंडिकेटर्स के अंदर जो है यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। चलिए आगे हम डिस्कस भी कर लेते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें कि इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या क्या हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर टोटल 30 इंडिकेटर्स हैं। देखिए इंडिकेटर्स की संख्या 30 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अब 30 के 30 इंडिकेटर्स आप याद नहीं रख सकते, जहाँ पे 4 से 5 इंडिकेटर्स हैं या 6 इंडिकेटर्स हैं या मैक्स टू मैक्स 10 इंडिकेटर्स तक आप चीज़ों को याद रखेंगे। इससे ऊपर अगर इंडिकेटर्स जाते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरीज हैं
अब जो भी चीज कम होती है वो याद करना है, ठीक है। यहाँ पे टू ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई, पहला आउटकम, सेकंड नंबर पे गवर्नेंस प्रोसेसिंग एडिंग आउटकम, ठीक है। पहला है आउटकम्स, तो आउटकम्स के अंदर यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे लर्निंग एसेस हो गया, नेट एनरोलमेंट रेशियो कहाँ पे बढ़ा है कहाँ पे घटा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, फैसिलिटीज वगैरह, इक्विटी आउटकम किस तरीके से निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या कैटेगरी है, गवर्नेंस प्रोसेसिंग एडिंग आउटकम्स के अंदर की टीचर की अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है। पर्टिकुलर कहीं पे ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है कि यार टीचर ही पढ़ाने नहीं जा रहा है, यहाँ पे बच्चे ने एनरोलमेंट तो करवा लिया लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी, क्वालिटी ऑफ टीचर्स देखी जाएगी कि टीचर्स की क्वालिटी कितनी है, वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, वो सारी चीजें एनहेंसमेंट देखी जाती है। ट्रेनिंग उसकी हो रही है नहीं हो रही है टीचर्स की, उनकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वो सारी चीज के अंदर यहाँ पे बताई जाएंगी, देखी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें स्टेट एंड यूटी हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप, ठीक है। तो स्टेट, यहाँ पे एक स्टेट बना दिया जाता है और यहाँ पे यूटी हो जाते हैं, तो उन मतलब एक तरीके से स्टेट और यूटी को तीन कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एक पहले जो लार्ज स्टेट है, आप ऐसे याद रखते थे, एक स्मॉल स्टेट और एक यूटी, ठीक है, एक दो तीन, एक स्मॉल स्टेट हो गया, एक लार्ज स्टेट हो गया और यूटी, ठीक है। तो तीन ग्रुप बनाया गया है यहाँ पे, तो तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, टू टाइप ऑफ रैंकिंग यहाँ पे याद रखना है किस तरीके से, जैसे एक ओवरऑल परफॉर्मिंग रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, ठीक है, और एक इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग, दोनों रैंकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर स्कोर गया है परफॉर्मेंस रेंज 76.6%, ठीक है, केरला का, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट के अंदर आता है केरला, तो केरला का कितना गया है 76.6%। 36.4% किसका गया है, यूपी का गया है, तो यूपी का कितना गया है 36.4%। तो सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 76.6% एक परफॉर्मेंस जाती है और दूसरी यूपी की 36.4%, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब यहाँ केरला के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो और यूपी के अंदर काफ़ी गिरी हुई है, काफ़ी कम है, ठीक है। इनके बीच में हरियाणा, उड़ीसा, आसाम जो है बिगर स्टेट के अंदर यहाँ पे इम्प्रूव द मोस्ट, इनके अंदर जो इम्प्रूव किया है, ठीक है, हरियाणा, उड़ीसा, आसाम ने, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप एक बार देख सकते हैं। कर्नाटका, उत्तराखंड जो है यहाँ पे बिगेस्ट ड्रॉप आउट देखने को मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नीचे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखते हैं। स्मॉल स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेघालय, नागालैंड, गोवा जो है इम्प्रूव किया है, किस किस ने, मेघालय, नागालैंड और गोवा ने यहाँ पे इम्प्रूव किया है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने यहाँ पे ड्रॉप आउट किया, मतलब नीचे गए, ठीक है। यूटीएस की बात कर लेते हैं तो दिल्ली, ठीक है, अलॉन्ग विद चंडीगढ़ ने यहाँ पे रिटेन किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पे अच्छे से लेके गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बड़ा करके मैं फटक से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने इसको किया। ये हमारा हो गया लर्निंग आउटकम, ठीक है, 34% ये लर्निंग आउटकम, ठीक है, क्लियर हो ना आपका। एसएस आउटकम किस तरीके से, एसएस आउटकम है 9% एसएस आउटकम में डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे उन्होंने कितना 3% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। इक्विटी आउटकम पे कितना डिपेंड करता है 28%। देखिए ये ऐसा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा नहीं जाएगा, बस आपको एक बार देख लेना है, सुन लेना है, ठीक है। गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम्स के ऊपर 26%, तो ये काफी बड़ा है। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन से किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा है सबसे कम है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे कम रखा गया है और 34% सबसे ज्यादा रखा गया है लर्निंग आउटकम के ऊपर, कि जो लर्न करने वो सीख पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब नीति आयोग ने जो किया है, तो यहाँ पे आप एक तरीके से करक्ट देख लीजिए, लार्ज स्टेट के अंदर जो टॉप 3 स्टेट्स है वो है हमारे कर्नाटक, सॉरी, केरला, तमिलनाडु एंड हरियाणा। लार्ज स्टेट के अंदर नीचे से जो 3 स्टेट आप यहाँ देख सकते हैं, तेलंगाना, बिहार, झारखंड और यूपी, ये सारे नीचे से हैं, ठीक है, मतलब बॉटम से। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्मॉल स्टेट के अंदर त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर यहाँ पे टॉप में है, ठीक है, कैटेगरीज के अंदर। और नीचे से मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यूटी के अंदर आप देख लीजिए चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी जो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि बॉटम में है दादरा नगर हवेली, अंडमान आइसलैंड और लक्षद्वीप। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पीसा टेस्ट के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसा टेस्ट। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था प्रीवियसली पीसा टेस्ट के ऊपर, लेकिन फिर इंडिया ने बोला कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए करेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो पीसा टेस्ट हमारा होगा, पीसा का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो इंटरनेशनली ये एक प्रोग्राम है, एक टेस्ट होता है, ठीक है, स्टूडेंट का,
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो कब होगा, 2021 के अंदर ये होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कब होगा, 2021 के ये अंदर ये नेक्स्ट तो इसका होगा। ये पीसा जो है इज अ OECD, याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। OECD के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, एक पूरा नाम इस तरीके से इसके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। इसका एम क्या है, टेस्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की किस कहाँ पे किस कंट्री के अंदर जो है एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा है, कि वहाँ पे क्वालिटी अच्छी है हायर एजुकेशन के अंदर, और कहाँ पे नीचे, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम आई थी, बहुत कम आई थी, इसलिए इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कितने स्टूडेंट्स के बीच में होता है, यहाँ पे आप मैं दिखा दूं आपको कि 15 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, जो एज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि 15 ईयर 3 मंथ से लेकर 16 ईयर 2 मंथ तक के जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी एज ग्रुप इस कैटेगरी के अंदर फॉल होती है वो इसके अंदर इनरोल करेंगे, जो कि इंस्टीट्यूट ग्रेड 7 और उससे जो भी बड़े होते हैं वो उनके ऊपर करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, जैसे कि वो मैथमेटिक्स के अंदर कैसा है, ठीक है, उसकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, ठीक है, उसके जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट है क्या वो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इनोवेटिव सब्जेक्ट्स लाइक कोलैबोरेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मनी लिटरेसी उसकी कैसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर की जाती हैं, देखी जाती है परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये हर 3 साल के अंदर होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बार ये कंडक्ट हुआ था 2000 के अंदर, ठीक है। तो पहली बार 2000 के अंदर कंडक्ट हुआ था, अगला होने वाला है 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है, हर 3 साल के अंदर ये होता है, 3 ईयर्स, हर 3 ईयर्स में ये चीज होता है। इंडिया जो है 2021 वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अब इंडिया का पार्टिसिपेशन देख लेते हैं फटाफट। इंडिया ने 2009 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट किया है, वो भी 2009 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2009 में जब पार्टिसिपेट किया था तो इंडिया की रैंकिंग आई थी 72 आउट ऑफ 73 कंट्रीज। सोचिए, मतलब सबसे लास्ट सेकंड था एक तरीके से, ठीक है। तो 72nd रैंक आई थी आउट ऑफ 73 कंट्रीज के अंदर, 72nd रैंक आई थी, तो काफी बेकार रैंकिंग थी इंडिया की, ठीक है। तो ये इस वजह से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था कि हम इसमें आगे जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रीजन दिया था, ब्लेम किया था कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछे जा रहे हैं, मतलब लेवल पढ़ा के पूछे जा रहे हैं जो कॉन्टेक्स्ट से नहीं है, इसलिए जो है इंडियन जो स्टूडेंट्स उन्हें यहाँ पे वेल परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यूनियन जो आपको याद रखना है, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्ट्री यहाँ पे कंफर्म किया है कि पीसा टेस्ट में 2021 में पार्टिसिपेट करेगा इंडिया जो है। और यहाँ पे मेनली जो है गवर्नमेंट स्कूल के जो भी चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स होंगे और नवोदय विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 2021 के अंदर जो टेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एज 2019। तो 2019 की रिपोर्ट है। सबसे पहले कभी भी रिपोर्ट आती है तो रैंकिंग क्या है, क्या चीज रिलीज करता है, किसके द्वारा रिलीज होती है, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एनजीओ प्रथम के द्वारा रिलीज की जाती है। आपने पहले भी सुना होगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो मैंने इसका जिक्र पहले किया हुआ है, ठीक है। तो एनजीओ प्रथम के द्वारा यहाँ पे रिलीज की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। पब्लिश की जाती है ASER रिपोर्ट 2019, अर्ली बर्ड्स अर्ली ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में फटाफट देख लेते हैं, इसका इस रिपोर्ट्स में क्या चीजें फोकस की गई हैं। यहाँ पे अर्ली जो ईयर्स है उस पर फोकस किया गया। अर्ली ईयर्स मतलब किस तरीके से बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, ठीक है, तो वहां पे इसको फोकस किया गया है, ठीक है। उसमें देख लेते हैं फटाफट हम क्या चीज है। जैसे कि मोटर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से ह्यूमन साइकिल का हो रहा है या नहीं हो रहा, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसका, स्टूडेंट अगर कोई भी बच्चा है तो उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, जैसे हमें IQ बोलते हैं। हमारे जैसे IQ होता है उस तरीके से एक EQ होता है, ठीक है। EQ जो है आपका एक UPSC का एक सब्जेक्ट भी है, इमोशनल जो है इंटेलिजेंस वगैरह आता है, EI जो होता है इंटेलिजेंस वगैरह, तो EQ भी देखी जाती है, ठीक है। तो आपको ये सारी पॉइंट्स भी यहाँ पे याद रखना, ठीक है। इसके अंदर एक स्कूल का स्टेटस यहाँ पे चिल्ड्रन का जो 4 साल से लेकर 8 साल तक की एज के वहाँ पे ये कंडक्ट कर पाया गया है, ठीक है। 4 मेनली डोमेन है, मैं बड़ा करके आपको यहाँ पे एक तरीके से दिखाता चलता हूँ।
सेलेक्ट किया है कैटेगरी। जैसे 4 डोमेन यहाँ पे अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन, किस तरीके से ये पॉइंट्स याद रखना, अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्ली न्यूमरेसी स्किल्स, ठीक है, जैसे नंबर्स की स्किल्स उनके पास आ रही है नहीं आ रही, काउंटिंग वगैरह कर पा रहे हैं या सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो गई, ठीक है, सोशल इमोशनल लर्निंग हो गई, सारे यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें के ऊपर ये 4 डोमेन्स हैं, ठीक है, तो 4 डोमेन्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ें 8 या 10 से कम है तो आपको याद रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 से कम है मतलब 4 है तो आपको याद रखनी है। एसर कॉलम देख लेते हैं, ASER के बारे में क्या है, ये एक तरीके से सैंपल बेस्ड हाउस होल्ड सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी एक सर्वे और आएगा जो कि हाउस होल्ड नहीं होगा, ठीक है, तो स्कूल बेस्ड रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, सैंपल बेस्ड हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, हर एक घर टू घर जाके सर्वे होता है, ठीक है, सिटीजन लेस सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी रेलवर एनुअल एस्टिमेट, यहाँ पे चिल्ड्रन स्कूलिंग स्टेटस, बेसिक लर्निंग लेबर्स, उनका स्टेट और रूरल डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। हर साल जो है 2 साल सिंस करवाया जा रहा है, 2005 से लेकर रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस एज तक के लिए 5 to 16 एज ग्रुप के लिए रूरल इंडिया के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। और 2017 के अंदर यहाँ पे बियॉन्ड बेसिस एक रखा गया था, इस पर फोकस किया गया था, जिसके अंदर एबिलिटी एक्सपीरियंस होता है 14 से 18 एज तक की 14 to 18 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स में यहाँ पे भी करवाया गया था बियॉन्ड बेसिस, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके कुछ की हाइलाइट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेटस ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल एनरोलमेंट की हम बात करते हैं 4 to 8 ईयर्स तक की एज के स्टूडेंट्स की, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द यंग चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप आर एनरोल्ड इन सम ऑफ द टाइपिकल इंस्टीट्यूट, मतलब 90% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 से 8 साल तक की, ठीक है, मतलब प्राइमरी स्कूल स्टार्टिंग में तो वो एनरोलमेंट है, आगे क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया, स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द अर्ली और प्राइमरी ग्रेड्स, तो अर्ली और प्राइमरी ग्रेड्स की अगर मैं स्टेटस की बात करता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड 1 to 3, फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक की बात करता हूँ, ठीक है, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया कि जो स्टैंडर्ड 1 है यहाँ पे डिक्रीज इन द सब्सिक्वेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेज 1 से लेकर स्टैंडर्ड 1 से लेकर थर्ड तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, ग्रेड तक वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं कंटिन्यू टू डू बेटर देन यंगर वंस एंड एवरेज टास्क, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद है, जिस तरीके से बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है बेटर देन द यंग स्टूडेंट्स के अपेक्षा, तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में परफॉर्मेंस बताया गया है बेटर देन द गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल, तो ये ये चीज हमें बताती है कि किस तरीके से हमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर काम करने की जरूरत है, कि हम इसे क्रिशियल फैक्टर है यहाँ पे ग्रेड वाइज सारी चीजें इंप्रूव करें, ठीक है। मदर एजुकेशन यहाँ पे मतलब कि वो डिपेंड्स करती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है बेसलाइन एबिलिटी चिल्ड्रंस की ग्रेड के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब मदर का क्या रोल होता है, ऑब्वियस सी बात है जो बच्चा होता है ये मदर के ऊपर काफी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर उनकी जो मदर है एजुकेटेड है या वो पढ़ी लिखी है, सारी चीजें जानती हैं, छोटा मोटा भी उनको नॉर्मल है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एक बेसिक लेवल में उनको एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, जहाँ पे वो आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ठीक है। जेंडर गैप देखने को मिला है यहाँ पे विजिबल हुआ है यंग चिल्ड्रन के अंदर 4 से 8 साल के अंदर की मोर गर्ल्स देन बॉयज, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है, आप कह सकते हैं कि जब गर्ल्स की संख्या जो है ज्यादा है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि गर्ल्स की संख्या कहाँ पे ज्यादा है, ये याद रखना है, गर्ल्स की संख्या पब्लिक स्कूल मतलब एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है जहाँ पे हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है वहाँ पे गर्ल्स का एनरोलमेंट अच्छा है, लेकिन जहाँ बॉयज का एनरोलमेंट कहाँ पे अच्छा है, प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है। तो ये चीज दर्शाती है कि आज भी जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि गर्ल्स को नॉर्मली एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, और प्राइवेट स्कूल में आज भी लोग जो है अपने बॉयज़ को मेल को जो है डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे दे रहे हैं, तो ये पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, देखने को मिल रहा है, तो आप ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। कॉग्निटिव स्किल की बात करता हूँ अगर मैं, तो एट द एज ऑफ 5, अगर 5 साल की एज में जो है लार्ज प्रोपोर्शन चिल्ड्रन अनेबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज, तो 5 साल का जो बच्चा होता है सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज उनके लिए होती हैं वो यहाँ पे वेल परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है।
जो मेनली लेस एडवांटेज होता है, होम से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। अब हम बात करते हैं प्री स्कूल एजुकेशन एंड केयर इन इंडिया। अब किस तरीके से प्री स्कूल को प्रमोट किया जा रहा है, क्या है केयर इन इंडिया, जिससे आरटीई आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाएगा, एजुकेशन टू ऑल यहाँ पे किया जाए, प्री स्कूल एजुकेशन 3 to 6 ईयर, ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के अंदर हमने डिटेल में देखा हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अंडरलाइन की इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन को हमने किस तरीके से इंपॉर्टेंस दी है, किस तरीके से हमने बेस बनाने की बात करी, स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रिस्क्राइब हुआ है गाइडलाइंस यहाँ पे, प्रोवाइडिंग द प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ASER और NAS। अभी मैंने आपको समझाया ही था कि अभी हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, तो एसर, ठीक है, ASER और NAS के दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। ASER जो है, दोनों सर्वे हैं, दोनों जो है, ASER जो सर्वे है वो हाउस होल्ड सर्वे है, लेकिन NAS जो सर्वे है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है वो कैसा सर्वे, स्कूल बेस्ड सर्वे है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक हाउस होल्ड सर्वे होता है, एक स्कूल बेस्ड, यहाँ पे स्कूल पे जाके ये पेन पेपर में टेस्ट होता है, ये 1 to 1 ओरल असेसमेंट यहाँ पे लिया जाता है, ASER जो हाउस होल्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ASER के, तो ASER के अंदर एम किया गया है रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, सैंपल ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वेदर अगर स्कूल के अंदर है या नहीं है, उन दोनों को फोकस किया गया है। लेकिन सिंपल चीज़ है जो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ NAS की, ठीक है, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसके रिगार्डिंग जहाँ पे स्कूल में हो रहा है, तो यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, ठीक है, तो ये दोनों में फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ASER के अंदर फोकस किया गया है फाउंडेशनल स्किल्स के अंदर, सच एज द रीडिंग कैपेबिलिटी किस तरीके से है, मैथ के नॉर्मल से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है या नहीं सॉल्व कर पा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। और जो ये हमारा NAS है, तो NAS के अंदर क्या फोकस किया गया है, वाइडर वेराइटी ऑफ स्किल्स, अलग अलग स्किल्स यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी, ठीक है। अब ये जो ASER है इसके अंदर लिमिटेड रूरल एरिया ऑफ है, कि लिमिटेड रूरल एरिया के अंदर ये है। और लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कंडक्ट किया गया है हमारा NAS जो है रूरल और अर्बन एरिया दोनों के अंदर। यहाँ पे सिर्फ रूरल एरिया आप देख सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे अर्बन रूरल दोनों एरिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ, सिटीजन सर्वे है, और जो ये प्रथम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, आपने स्टार्टिंग में देखा है, और ये कन्वर्ट किया जाता है NCERT के अंदर, ठीक है। तो NCERT के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 आर्टिकल आज हमने डिस्कस किए, चलिए हम फटाफट 5वां आर्टिकल भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो इससे हमारे सारे जो है सर्वे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी हुए बचे हुए आर्टिकल है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल पे ये सर्वे हो रहा है हायर एजुकेशन, ठीक है। हमने प्राइमरी एजुकेशन का हमने सर्वे देख लिया, ASER और NAS दोनों हमने देख लिया। अब ये तीनों चीजें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इनके नाम तो कम से कम आप मेंशन कर सकते हैं कि यार NAS जो है NCERT के द्वारा करवाया जाता है, एक स्कूल बेस्ड सर्वे है, और ASER जो है हाउस होल्ड सर्वे है जो कि रूरल एरिया के अंदर होता है, NAS जो है रूरल अर्बन दोनों एरिया के अंदर होता है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए 6 to 8 ईयर्स स्टूडेंट के लिए, वो 14 ईयर्स स्टूडेंट तक के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर जब आपसे पूछा जाए हायर एजुकेशन सर्वे, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, AISHE किस तरीके से हमारा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलीज करता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। रिलीज किया उसने 2018 और 19 का रिपोर्ट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको मैं फटाफट बता देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, एनुअल बेस्ड AISHE 2010 और 11 से रेगुलरली बेसिस पे होता है हर साल, ठीक है, कन्वर्ट करवाया जाता है। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कंट्री के यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, 3 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को अलग कर लिया गया है। कॉलेजेस एंड स्टैंड अलोंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये 3 हमारी कैटेगरी है, कॉलेज एक हो गया, और एक है स्टैंड अलोंग इंस्टीट्यूट, तो 3 इंस्टीट्यूट हो जाती है हमारी, ठीक है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से इंडिकेटर्स के बेसिस में यहाँ पे किया गया है, तो पहला है आपको यहाँ पे याद रखना है इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या किस तरीके से डेंसिटी है स्टूडेंट्स की, ठीक है, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किस तरीके से बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। पीपुलर टीचर रेशियो, मतलब बच्चे से टीचर का रेशियो कितना है, कि मतलब एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को एक टीचर जो संभाल रहा है या
कन्वर्ट करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है, ठीक है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो गई कि क्या जेंडर पैरिटी है, मेल फीमेल कितने हैं, कितने एज के कितने लोग हैं, ठीक है। पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखी जाती है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे इंडिकेटर्स हो गए। तो ये पांचों के पांचों इंडिकेटर्स आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। इंस्टीट्यूशन की डेंसिटी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, प्यूपिलर टीचर रेशियो, 10 जेंडर पैरिटी इंडेक्स और पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ अब याद होगा, बिल्कुल नहीं भूलने वाला है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें, कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन है हमारा, ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन के अंदर जो भी एनरोलमेंट रेशियो है, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि हमने एक हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है इंडिया के अंदर राइज हुआ है मार्जिनली 25.8% जो है 2017-18 अंदर था, जो कि 26.3% हुआ है 2018 और 19 के अंदर, ठीक है। जिसमें से मेन जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेल, अगर मैं बात करूं मेल वर्ग, तो 26.3%, और फीमेल यहाँ पे वुमेन काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है 26.4%। तो ये लगभग लगभग सेम है, आसपास ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। यूपी के अंदर हायर स्टूडेंट का एनरोलमेंट देखने को मिला है, जिसके बाद फिर महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे, जहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हायर एजुकेशन के अंदर तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन टोटल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, बच्चों का एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और नैरोइंग जेंडर गैप की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे नियरली 51.36%, याद रखें 51.36% एनरोलमेंट जो है मेल के हुए हैं, और 48.64% जो एनरोलमेंट हुआ है वो फीमेल के एनरोल हुआ है। नैरोइंग जेंडर गैप, तो क्या कर रहे हैं, इसको नैरो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना हायर एजुकेशन के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अपने आंसर राइटिंग में ये आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके ऊपर MCQ, ठीक है। कॉलेज डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेज डेंसिटी कि नंबर ऑफ कॉलेज कितना है पर लैख एलिजिबल पॉपुलेशन। पर्टिकुलर पर लैख जो है एलिजिबल पॉपुलेशन है, कि जो हायर एजुकेशन जिनको जिनको प्रोवाइड होनी चाहिए, उसमें कितने कॉलेज हैं। तो 7 कॉलेज बिहार में है सबसे कम, ठीक है। 7 कॉलेज जो है 1 लाख, याद रखिएगा 1 लाख स्टूडेंट पे 7 कॉलेज हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स। देन कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है, इंडिया के अंदर, जो कि 53 है। कर्नाटका के अंदर 1 लाख स्टूडेंट में 53 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर ऑल इंडिया का हम एवरेज देखते हैं, तो ऑल इंडिया में पर लाख स्टूडेंट में कितने कॉलेज हैं, 28 कॉलेजेस हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पीपल टीचर रेशियो, जो कि हमारा एक इंडिकेटर भी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर यहाँ पे 29 यहाँ पे दिखाया गया है, इफ रेगुलर मोड एनरोलमेंट इज कंसिडर, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है। जो फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो याद रखना है, नेपाल से सबसे ज्यादा आते हैं फॉरेनर स्टूडेंट, इसके बाद अफगानिस्तान से आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने भी, अगर आप पढ़े होंगे, तो NIT वगैरह के अंदर जो है इन उन उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है, ठीक है। तो नेपाल और अफगानिस्तान के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। सोशल बैकवर्डनेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो SC और ST के जो स्टूडेंट हैं, जिनका एनरोलमेंट कितना देखने को मिला है, SC का पर्टिकुलर ग्रुप का 14.89% देखने को मिला है, और ST स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है देखने को मिला है 5.33%, सॉरी 5.53% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो याद रखना है, जिसमें से माइनॉरिटी 5.23% जो स्टूडेंट थे बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी मुस्लिम कैटेगरी के अंदर, और 2.32% जो है अदर माइनॉरिटी में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, ठीक है, फटाफट, जो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा क्या है हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। चलिए मैं एक और डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ, छोटा सा ही है, ठीक है। तो इसको भी हम फटाफट निपटा लेते हैं। एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, EQUIP, ठीक है। EQUIP के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें क्वालिटी अपग्रेडेशन, नाम से आपको समझना है, नाम को जो ध्यान से पढ़ना है, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, किस तरीके से हम क्वालिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे प्लान किया गया है कि 1.5 लाख करोड़, याद रखिएगा 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे प्लान है एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर इंप्रूव किए जाएगी क्वालिटी को, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हायर एजुकेशन के अंदर नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, 2019 से 24 तक। तो 2019 से लेकर 24 तक के बीच में ये हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पे
किया गया है कि हम क्वालिटी को बढ़ाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं इस EQU IP के बारे में थोड़ा सा। इट मीन टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। किस तरीके से यहाँ पे ये गैप को फुलफिल करेगा कि एक पर्टिकुलर सपोज पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है, पॉलिसी बन गई, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है और पॉलिसी का काम है, दोनों के बीच का जो गैप है ये ये जो है भरेगा EQU IP। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को डबल करना है, ठीक है। हायर एजुकेशन के अंदर जो एनरोलमेंट रेशियो इसको हमको बढ़ाना है, डबल लेके जाना है, ठीक है, डबल करना है 5 साल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो जोग्राफिकल स्क्यूड एसेस आ रहा है हायर एजुकेशन के अंदर की जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दूर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो नहीं पहुंच पा रहे स्टूडेंट, तो उसको हमें एक सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ग्लोबली एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को हमें बढ़ाना है, ठीक है, कि हम किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हम अपने एक एजुकेशन को इस तरीके से बढ़ाएं कि वो हमारा जो कि एजुकेशन है ग्लोबली एक्सेप्ट हो, ठीक है। और बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिया के अंदर आए, ठीक है, पढ़ने के लिए, ना कि इंडिया के लोग बाहर बार बार जा रहे हैं। तो इतनी अच्छी हमारी एजुकेशन को हमको करना है, ठीक है। और हमारा क्या यहाँ पे एक मोटिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट 20 इंडियन इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, एटलीस्ट 20 इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में हमारी आए, रिसर्च इनोवेशन इकोसिस्टम के अंदर आए। कम से कम 20 इंस्टीट्यूट को हमें इस तरीके से प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना है, एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करना है, कि जो एजुकेशन को प्रोवाइड हो वो उस एजुकेशन के द्वारा उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ के बैठ के पता चला उससे कुछ फर्क नहीं निकल रहा है, उसकी स्किल से डेवलप नहीं हुई, इनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हुए। तो इस तरीके से हमें फ्रेमवर्क भी तैयार करना है। बेटर एक्रेडिटेशन सिस्टम को तैयार करना है, यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए और गवर्नमेंट के रिफॉर्म लाते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के अंदर हमने देखी फटाफट, ठीक है। सो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए सभी आर्टिकल्स को हम फटाफट डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और बने रहिए, सभी लेक्चर्स को देखते रहिए। आईआर का भी लेक्चर आ रहा है आपको, तो आईआर का भी देखते रहिए, फटाफट सारे लेक्चर को आप देखते रहिए, ठीक है। और बस चैनल को शेयर कर दीजिए हर एक जगह, लेक्चर को बिल्कुल हर एक जगह जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल शेयर कर दीजिए, और फटाफट अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप मोटिवेट करिए हम लोगों को, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाऊंगा। इनसाइट की मैगजीन, विजन की मैगजीन, और आने वाले टाइम में हम वीकली जो है जीएस स्कोर की मैगजीन और डेली करंट अफेयर्स सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल में डिस्कस होने वाली हैं, और आपको एक भी पॉइंट जो है छूट के नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में हम बुक्स की रीडिंग और बुक्स को भी समझाना स्टार्ट करूंगा, मैं बुक्स की बिल्कुल अच्छे से इनहेंस कर दूंगा, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, ठीक है। तो आपको चैनल को शेयर करना है अगर पसंद आया है, अगर नहीं पसंद आया है तो अनलाइक करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने क्यों उसे अनलाइक किया है, ठीक है। डिसलाइक करिए, फटाफट उसे बताइए, जिससे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।